कि बीपीएसपी का ऑब्जेक्ट है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी से। थोड़ा सा सोचिएगा इसको, फिर समझ में आ जाएगा, पूरी मुद्दे समझ में आ जाएंगे। अब सामाजिक और आर्थिक स्थिति का संबंध मनुष्य से है, व्यक्ति से है, यानी सोशल एंड इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ द मैन, ये भी होगा सोशल एंड इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ द मैन, ये भी है। ठीक, तो ये इस व्यक्ति का कौन सा नेचर है, इस व्यक्ति का कौन सा संबंध है जो व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक पक्षों को एक्सेप्ट कर ले। ये व्यक्ति का लाइफ है, व्यक्ति के लाइफ का डायमेंशन है। इसीलिए मैंने आप लोगों से जब राइट टू लाइफ पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि लाइफ कुछ है नहीं, लाइफ इज द मल्टी डायमेंशन। जैसे ये लाइफ है तो इस लाइफ के कई डायमेंशन है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, रिलीजियस है, कल्चरल है, साइकोलॉजिकल है, एजुकेशनल है एंड अदर। ये भी तो था, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, साइकोलॉजिकल, ये भी है। इसलिए डीपीएस का कन्वर्जन, अगर डीपीएस का कन्वर्जन राइट के रूप में होता है, राइट के रूप में, और डीपीएस प्रिंसिपल और पॉलिसीज टू राइट, ये है आपका न्यू डायमेंशन, न्यू डायमेंशन। इसलिए कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि न्यू डायमेंशन ऑफ द डीपीएसपी, तो सीधे कहिए कि डीपीएसपी का कन्वर्जन राइट के रूप में। अब इसलिए डीपीएस के जितने भी प्रिंसिपल हैं, जब वो राइट के रूप में कन्वर्ट हुए तब चले गए आर्टिकल 21, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू क्या कहा जाता है कि फ्री इन्वायरमेंट, राइट टू नॉइज पोल्यूशन, ये सब है। सब स्टेट की पॉलिसीज है कि नहीं? हाँ, सब। तो ये सब क्या है? सब आपका डायमेंशन व्यक्ति को लेकर है। कॉन्स्टिट्यूशन राज्य के ऊपर दायित्व देता है कि राज्य व्यक्ति के सोशल एंड इकोनॉमिकल पोजीशन को साउंड करे। तो राज्य के सोशल एंड इकोनॉमिकल पोजीशन को अगर साउंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को देता है, तो व्यक्ति के स्थिति या व्यक्ति के जीवन में सुधार होगा। अब राइट टू फूड, राइट टू स्लेटर, तमाम इश्यूज हैं। तो ये सब स्थितियां 21 को ही रिलेट कर रही है। इसलिए न्यू डायमेंशन या न्यू ट्रेंड ऑफ डीपीएसपी यही है कि कन्वर्जन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक, तो पंडित नेहरू तो यह कह के निकल गए उस समय कि देयर इज नो साउंड पोजीशन ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वेज, तो इस कारण हम इसे लीगल। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पोजीशन साउंड होती जाएगी, वैसे वैसे हम डीपीएस के सिद्धांतों को अधिकारों के रूप में परिवर्तित करते जाएंगे। ये सिचुएशन तो आ गई, ये स्थिति आ गई। ठीक है, अब 2003 का मामला सुन लीजिए। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया, ऑर्डर दिया कि
आपने 1950 में क्या कहा था? आपने ये कहा था कि भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जिसके कारण हम डीपीएस को जुडिशियल नेचर प्रदान कर दे या लीगल एस्पेक्ट दे दे। अब मैं कहता हूं कि आर्टिकल 44 का यूज करते हुए 44 का यूज करते हुए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण करें, यानी समान नागरिक संहिता का निर्माण करें। और अगर आप समान नागरिक संहिता का निर्माण करते हैं, नहीं करते हैं, तो मैं मान लूंगा कि आपने डेवलपमेंट नहीं किया है। और अगर आपने डेवलपमेंट नहीं किया है तो यह बता दीजिए कि 54 इयर्स में आपने क्या किया। अब दोनों डायमेंशन है सरकार के साथ। सरकार यह भी नहीं कह सकती कि मैंने डेवलपमेंट नहीं किया है, और सरकार यह भी नहीं कह सकती कि मैं अगर डेवलपमेंट किया है तब लागू कीजिए, और डेवलपमेंट नहीं किया तो बताइए। दोनों चीजें आ गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बहुत लंबा चौड़ा व्यू देती है, विचार देती है और डिबेट भी करती है। कहती है सरला मृदुगल का डिसीजन है, मैं बता रहा हूं 1995 में जो डिसीजन आता है उसमें सरला मृदुगल के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहा कि संविधान को लागू हुए 45 साल बीत चुके हैं। 1995 यानी 1950 टू 1995 45 साल बीत चुके हैं। इस 45 सालों में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई भी। कई सरकारें आई और कई सरकारें गई भी। लेकिन इस अवधि के दौरान जितनी भी सरकारें आई, उन किसी सरकार ने आर्टिकल 44 के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया। देयर इज नो फुलफिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44 के रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी ने नहीं पूरा किया तो स्थिति तो साफ हो जा रही है कि क्या रीजन है। रीजन क्या है? अब इस स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार देना शुरू किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू करने से आर्टिकल 25, 26, 27 का वायलेशन नहीं। ठीक, क्योंकि 25, 26, 27 इंडिया को एक धर्मनिरपेक्ष या एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का संबंध व्यक्ति और व्यक्ति से है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य के सेकुलर स्टेट की बात करता है कि राज्य धार्मिक मामलों में पूर्णतः न्यूट्रल रहेगा, यानी किसी भी धर्म के मामले में वह इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मेंटेन द सोशल सिस्टम एंड इंटरफेयर ऑफ द रिलीजियस इशू। इसलिए पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरलिटी के बेस पर आर्टिकल 25 स्टेट को पावर देता है कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरलिटी के बेस पर वह रिलीजियस इश्यूज में इंटरफेयर कर सकता है। इसका मतलब कि आर्टिकल 25, 26 एंड 27 जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है वह अनलिमिटेड ना होकर बल्कि क्या है, लिमिटेड है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ के बिहाफ पर व्यक्ति के रिलीजियस मामलों में इंटरफेयर कर सकती है। ठीक, अब ये डाइव उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे स्टेप उठाती है कि अमेरिकी न्यायालय ने भी बहुपत्नी प्रथा को भी अमानवीय मान लिया। बहुपत्नी प्रथा को यानी एक से अधिक विवाह को
को अमानवीय मान लिया। ठीक, अब इस स्थिति में यानी मीन्स कि ये नैसर्गिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार के सामने ये चुनौती खड़ी हो जाती है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण किया जाए। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भारत सरकार ने 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट का फॉर्मेशन कर देती। और इस हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक विचार दिया जाता है कि पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह वर्जित है। यानी कोई भी, यानी पति या पत्नी दोनों अगर जीवित हैं तो दूसरा विवाह वर्जित है। यानी मीन्स पत्नी जीवित है, पति नहीं है, तब आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। लेकिन पति जीवित है और उनके बीच डाइवोर्स नहीं है तो दूसरा विवाह। अब सवाल यहां पर क्या है कि समान नागरिक संहिता भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए राज्य का दायित्व देता है। ठीक, और अगर राज्य का दायित्व कि भारत के सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण किया जाए, तो यह स्थिति भारत के सभी लोगों पर लागू होनी चाहिए, फिर कुछ लोगों के लिए क्यों। ठीक, अब इस स्थिति को लेकर भारतीय समाज का एक वर्ग है जो यह कहता है, अब उसका हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग समझते रहिए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इस मंच से वह शब्द हम नहीं बोल सकते, लेकिन आप समझ जाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कहता है कि राज्य को यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण करना है तो करे, मैं इसका पालन नहीं। ये स्टेटमेंट है और एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने यह स्टेटमेंट दिया है। ठीक, लेकिन सवाल दूसरा भी खड़ा होता है कि वही दूसरी ओर विश्व के अनेक देश, जिसमें सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, इंडोनेशिया है, ईरान है, इराक है, उन्होंने भी व्यक्तिगत मामलों के अंतर्गत व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन, और इंडिविजुअल इश्यूज या व्यक्तिगत मामले क्या हैं, मैरिज है, डाइवोर्स है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में, एक डिबेट में बात कर रहा हूं, एक डिबेट का सिचुएशन है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को, आज नहीं लगभग 2 साल पहले की बात है, 2 साल या 3 साल पहले की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक मौलवी साहब थे, एक मुस्लिम महिला थी, एक तारिक फतेह थे जो पाकिस्तान के होकर कनाडा के नागरिकता ग्रहण कर ली थी। हाँ, राइटर, बहुत बड़े राइटर थे। उस मौलवी साहब से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप बहुपत्नी प्रथा यानी एक से अधिक विवाह का समर्थन क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा, क्या मान्यता, क्यों इसमें कहते हैं कि ये मेरे शरीयत का मामला है। तो उन्होंने कहा, उस सिचुएशन की मैंने पूरा देखा भी, उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज एक लड़ाकू समाज, हमेशा मारपीट, हमेशा संघर्ष में बिजी रहती है। जैसे अगर देखा जाए तो भारत पर आने वाले लोग सभी मुस्लिम समाज के लोग लड़ाई झगड़े, यानी मोहम्मद गजनवी से लेकर सब लड़ाई झगड़े। तो धर्म में यह मान्यता दी गई, उनके शरीयत में यह मान्यता कि एक से अधिक विवाह
करने की अनुमति देकर ये धर्म मुस्लिम महिलाओं को बेवा होने से बचाने का अधिकार दे। अब रुक जाओ, बेवा होने से बचाने का अधिकार देता, मीन्स कि संरक्षक विहीन न हो, गार्जियनलेस न हो जाए। ठीक, अब दूसरा डायमेंशन खड़ा होता है। ठीक, जब उस मुस्लिम जो क्या कहते थे, उस डिबेट में बैठी थी, उसने जवाब दिया कि वैज्ञानिकता के युग में, आज के वैज्ञानिक पेज में बहुत डेवलपमेंट हुए हैं, फिर भी महिलाओं में जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन के कारण पुरुषों के कंपैरिजन महिलाओं को तमाम प्रकार के डिजीज होते हैं, और उस डिजीज के कारण महिलाओं की आयु कम होती है पुरुषों की तुलना में। जो भी बायोलॉजिकल कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन के कारण महिलाओं की स्थिति बहुत कम होती है। अब इस स्थिति में, इस बीमारी के कारण अगर महिलाएं कम हो जाएं, महिलाओं की मृत्यु, और एक महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करे, तब स्थिति क्या होगी? अभी जवाब तो सही है, उनका भी आर्गुमेंट अपनी जगह पर सही है। ठीक, अब तीसरा जो डायमेंशन, तारिक फतेह भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि विश्व के अनेक देशों में मैरिज, डाइवोर्स और आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर, सिविल मामले को लेकर रेगुलेट किया। ठीक, और इसमें कई देश हैं जिसमें। अब दूसरी सिचुएशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, और इस लाइफ का मतलब प्रॉस्परस लाइफ। प्रॉस्परस लाइफ इस गरिमापूर्ण जीवन। ठीक, यही है, मीन्स लाइफ विथ डिग्निटी वर्ड्स का यूज किया गया है। लाइफ विथ डिग्निटी यानी व्यक्ति डिग्निटी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे। अब यहां पर जो वर्ड्स यूज किया गया है वह व्यक्ति है, मेन वर्ड। तो इस व्यक्ति में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। इस व्यक्ति में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। और अगर ये अधिकार पुरुषों को दिया गया है, तो महिलाएं इस नकारात्मक परंपरा या नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण क्या गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगी? एनीवेज, शरीयत का मामला, जो स्टैंड ट्रिपल तलाक का इशूज है यही है। स्टैंड ट्रिपल तलाक का मामला यही है कि पुरुष जब चाहे तब 3 वर्ड्स बोले और 3 वर्ड्स बोलने के बाद अपने मैरिज लाइफ को डिसकंटिन्यू कर दे। यानी कभी भी पुरुष ऐसा 3 वर्ड्स बोल के अपनी मैरिज लाइफ को डिसकंटिन्यू या डिस्कनेक्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन है कि जब अगर ये डिस्कनेक्ट कर सकता है, तो महिलाओं को लाइफ विथ डिग्निटी कहां पे? और उसी पर एक कंसेप्ट एक भी है, एक और है जो कैफ बताएंगे, हलाला ना। हलाले का मतलब है हलाला का मतलब है, हलाला विद्यते हलाला है ना जी, कैफ। विद्यते हलाला, विद्यते हलाला का मतलब सुन लो कि मान लो ट्रिपल तलाक हो गया, उसके बाद
उसके बाद अगर उसी महिला से अगर विवाह करना है, जिस महिला को तलाक दिया गया, तो उस महिला का विवाह दूसरे पुरुष के साथ कराना होगा। उसको कराने के बाद उससे फिर डाइवोर्स देना पड़ेगा, तब पहले वाले पति के साथ विवाह। इसी को हलाल, यही है ना सवाल। अब सवाल खड़ा होता है कि इससे महिलाओं की स्थिति है क्या, इससे महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या माना जाए? महिलाओं की स्थिति सिर्फ एक भोग विलासिता की वस्तु से अतिरिक्त और कुछ तो नहीं है। उनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार कहां मिला? ये तमाम बुराइयां हैं। और इन्हीं बुराइयों को लेकर 2017 में जब एक मामला स्टैंड ट्रिपल तलाक का आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है जिसमें जो 5 जजेस शामिल है वो पांचों 5 रिलीजन के हैं, 5 धर्म के हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मेजोरिटी के साथ जो डिसीजन दिया, मेजोरिटी के साथ कहा कि स्टैंड ट्रिपल तलाक जो है विवाह विच्छेदन का सबसे घृणितम रूप है, यानी सबसे बुरा, यानी बैड नेचर ऑफ द डाइवोर्स मेथड। और उसके बाद जुडिशरी ने स्टेट को डायरेक्शन दिया, स्टेट को आदेश दिया कि इसे समाप्त कर दिया जाए, स्टेट इसे समाप्त। लेकिन सवाल कई चीजें हैं, कई क्वेश्चन खड़े होते हैं कि इतने लंबे इतिहास के बावजूद भी आज संविधान को लागू 74 ईयर्स हो चुके हैं। राज्य विभिन्न क्षेत्रों में वेलफेयर प्रोजेक्ट करता है, सोशल प्रोजेक्ट करता है, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, या तमाम खाद्यान्न। लेकिन सामाजिक व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर ऐसा क्यों नहीं? इसलिए ये बात, और ये बात सिर्फ हम मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात हिंदू धर्म में भी थी। आज अब इसका एग्जाम्पल मैं सुनिएगा। 1955 के पहले हिंदू धर्म में भी महिलाओं की स्थिति बहुत लो ग्रेड की थी। उस समय महिलाओं की स्थिति को आज जो मुस्लिम धर्म में है उससे भी बहुत निम्न स्थिति है। और जब हिंदू मैरिज एक्ट पारित किया जा रहा था, हिंदू मैरिज एक्ट को पारित किया जा रहा था, तो उस समय हिंदू धर्म के जो धार्मिक ठेकेदार थे, जो धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले थे, धार्मिक रूप से रहने वाले थे, वे लोग अंबेडकर से कहते हैं कि आप कौन होते हैं मेरे मामले में, मेरे धार्मिक मामलों में, मेरे सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे कहा था कि आज यानी 1955 की बात है, आज चाहे हमारी आप जितनी भी आलोचना क्यों ना कर ले, एक समय ऐसा आएगा जब आप मेरी प्रशंसा करेंगे। अब दूसरा डायमेंशन, 1955 के पश्चात जब हिंदू मैरिज एक्ट बन गया और उसमें यह कहा गया कि पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह वर्जित है, तो 1955 से लेकर आज इस लगभग 70 साल हो चुके हैं। और 70 साल होने के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है कि नहीं? सुधार आया है। और इसका एक रीजन है कि व्यक्तिगत मामलों को रेगुलेट कर दिया गया। रेगुलेट मीन्स विधि मान्य कर दिया गया, लॉ बना के उसे रेगुलेशन दे दिया गया कि अब परिणाम है कि लॉ के फॉर्मेशन के बाद हिंदू पुरुषों में या हिंदू महिलाओं में
स्थिति में सुधार होता है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो सिचुएशन है, इन सिचुएशनों के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि अगर 1955 के पहले अगर हिंदू महिलाओं की स्थिति निम्न थी और उस रेगुलेशन के बाद हिंदू महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उनके अंदर स्वाभिमान जागृत हुआ, तो इस कारण से, इस स्थिति से अगर मुस्लिम समाज की महिलाओं की भी स्थिति को सुधारना हो तो उनके भी व्यक्तिगत मामले, चाहे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, चाहे मैरिज हो, चाहे डाइवोर्स हो, उन सबको अगर रेगुलेट कर दिया जाए तो मुस्लिम महिलाओं की भी स्थिति में सुधार होता है। और लेकिन वह धार्मिक समाज कहता है ये मेरे शरीयत का मामला है, और शरीयत के मामले होने के नाते राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष होने के नाते राज्य हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये 100% सही है। कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफाइन करता है कि राज्य धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर धर्म का मामला अगर इशूज लेते हैं, रिलीजन का अगर इशूज लेते हैं, तो रिलीजन का संबंध मैन एंड गॉड रिलेशन पर है, व्यक्ति और ईश्वर के संबंध है। यहां पर स्टेट की पोजीशन सेकुलर है, यहां पर सेकुलर है, सेकुलर स्टेट, इट मींस कि देयर इज नो इंटरफेयर ऑफ स्टेट, इट मींस स्टेट व्यक्ति और ईश्वर के मामलों में, संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन मैरिज, डाइवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्यक्ति और ईश्वर का संबंध नहीं है, बल्कि व्यक्ति एंड व्यक्ति का रिलेशन है, व्यक्ति और व्यक्ति का रिलेशन है। और जब व्यक्ति और व्यक्ति का रिलेशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को यह पावर देता है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे, और विवाह, मैरिज, डाइवोर्स एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर यह मामला क्या ईश्वर से है? नहीं। तो जब यह मामला ईश्वर से नहीं है, यह मामला व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों से, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट इसमें इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं? तो राज्य अपने धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को, इसलिए भविष्य का इंतजार कीजिए, राज्य की उस स्थिति को देखिए कि राज्य कब यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण करता है, और उस दायित्व को पूरा करते हुए उत्तराखंड विधानसभा ने 2024 में, अभी 2 दिन पहले, उत्तराखंड विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित एक बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया और विधानसभा में पारित कराने का, ये आपका यूनिफॉर्म सिविल। इसलिए ये कहना कि राज्य का दायित्व है, राज्य दायित्व को पूरा करेगा, तो इस स्थिति के संबंध में राज्य का हस्तक्षेप, ठीक। अब एक इशूज और है थोड़ा सा, कि